प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द सेल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की इकाई के 2001 से 2023 तक के PYQ को इस वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो नीट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा है PYQ के रूप में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक कह रहा है जो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुला ई सेलुला की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है, इसको यही समझिए आप कि जो एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्को, इन्होंने बताया था कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सभी जो नई कोशिकाएं होती हैं यह पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसी को दोस्तों रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के रूप में प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें दोस्तों जो स्लाइडेन और स्वान दिया गया है, इन्होंने जो है सेल थियरी यानी कोशिकावाद का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो आपको इसके बारे में भी आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से सूत्र कणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है, मतलब गलत कथन को इसमें से ढूंढना है। ए में कह रहा है सूत्र कणिकी आधात्री में एक वृत्तीय DNA अणु एवं राइबोसोम होते हैं। तो दोस्तों जो सूत्र कणिका होता है इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें जो है एक सर्कुलर DNA होता है और राइबोसोम भी होता है। तो ये तो ऑप्शन सही है। बी में देखिए कह रहा है बाहा झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों के एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए पारगम्य होते हैं। तो दोस्तों बी भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी में देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाहा झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन परिवहन के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम होते हैं यह बाहा झिल्ली में नहीं, यह उसके इनर मेम्ब्रेन में अंतःस्थापित होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, अनुचित है यानी गलत है। तो सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। डी में कह रहा कि आंतर झिल्ली अंतर्वलन के साथ सम्मिलित होती है। तो डी भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों इसका जो अनुचित दिया है ऑप्शन सी अनुचित है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। तो दोस्तों जो सब मेटासेंट्रिक होता है इसमें जो छोटी भुजा होती है इसको पी आर्म कहते हैं तथा जो बड़ी भुजा होती है इसको क्यू आर्म कहते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न कोशिकांगों के युग्म में किसमें DNA नहीं होता है। तो दोस्तों जो सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसमें DNA दोस्तों उपस्थित होता है। तो इसमें से जिसमें सूत्र कणिका और क्लोरोप्लास्ट जिस ऑप्शन में होगा वह जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ढूंढना है इसमें कि DNA किसमें नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है सूत्र कणिका। तो सूत्र कणिका और केंद्रक में जो है DNA उपस्थित होता है। तो आपका ये सही है। बी में कह रहा है सूत्र कणिका, तो इसमें भी DNA होता है। सी में कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी DNA होता है। डी में देखिए कह रहा है लैन का एवं रसधानियाँ। तो दोस्तों जो लाइसोसोम और जो वैक्यूल्स होते हैं इसमें DNA क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है लैन काय अंतः प्रदर्पी जलिका में समावेष्टन प्रक्रिया से बनते हैं। तो दोस्तों जो लैन काय होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है। बी में देखिए कह रहा है कि लैन कायों में बहुत से जलगमनी एंजाइम हैं। दोस्तों जो लाइसोसोम होता है
इसमें बहुत प्रकार के जो है हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर आगे सी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है लैन कायों के जल अपघटनी एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों जो लैन लाइसोसोम होता है यह अम्लीय पीएच पर कार्य करता है, तो यह भी सही है। डी में कह रहा है लैन काय झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। तो दोस्तों जो लाइसोसोम होता है यह सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो यह भी ऑप्शन सही है। तो जो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो है ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यह नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 6, कह रहा है केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यह जो है तर्क बनने में भाग लेता है, यानी जो केंद्रिका है ये स्पिंडल फाइबर बनने में भाग लेता है। बी में कह रहा है कि यह भित्ति से घिरा रहता है। सी में कह रहा है कि विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिक होते हैं। डी में कह रहा है यह जो है राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल होता है। तो दोस्तों डीएनए के अंदर जो केंद्रिका होती है यह जो है राइबोसोमल संश्लेषण का क्रियाशील स्थल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गाल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गाल्जी सम्मिश्र किसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जीवाणुओं में शोषण में, स्रावी पुटिकाओं के बनाने में, सी में कह रहा वसा अम्ल के अपघटन में, डी में कह रहा अमीनो अम्ल के संक्रियण में। तो दोस्तों जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसका काम होता है स्रावी पुटिकाओं के बनाने में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है। तो दोस्तों जो RER होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो स्मूथ होता है इसको चिकना अंतःप्रदर्भी जलिका कहते हैं। इसका काम होता है दोस्तों फास्फोलिपिड का संश्लेषण करना। तो जो SER होता है इसका काम है फास्फोलिपिड का संश्लेषण करना। ठीक है, और जो RER होता है इसका काम है संकेत पेप्टाइड का विदलन करना, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन करना, प्रोटीन का वलन बनाना। तो जो दोस्तों इसका RER कह रहा है कि इसमें से कौन सी घटना नहीं होती है, तो जो डी ऑप्शन दिया है फास्फोलिपिड का संश्लेषण यह RER में नहीं होता है, यह जो है SER में होता है। यानी चिकनी अंतःप्रदर्भी जलिका के अंदर जो है फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो है नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन 9 कह रहा है कि गलत मिलान का चयन कीजिए। ए में कह रहा है कि सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र यल आकारीय क्रोमोजोम होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है क्योंकि सब मेटासेंट्रिक को यल आकार कहते हैं। बी में कह रहा है कि एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों यह भी सही है। सी में कह रहा है कि लैम्ब्रस गुणसूत्र द्विपट्ट के युगली होते हैं, यानी जो है जोड़े में होते हैं, यह भी करेक्ट है। डी में कह रहा है कि बहुपट्टीय गुणसूत्र यानी पॉलीटीन क्रोमोजोम एम्फीबियनों के अंडक में होते हैं। तो दोस्तों ये गलत मिलाया गया है। जो पॉलीटीन क्रोमोजोम होता है ये इंसेक्ट यानी कीट वर्ग के जो है लार ग्रंथियों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डी ऑप्शन इसका क्या है, गलत मिलाया गया है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बेमेल चुनिए। तो दोस्तों इसमें से जो सही नहीं मिलाया गया उसी को ढूंढना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रोटिस्टा जो है ससीम केंद्रकी होते हैं। तो दोस्तों जो ससीम केंद्रकी जो होता है इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। दोस्तों जो प्रोटिस्टा होता है ये यूकैरियोटिक होता है, यह भी सही मिलाया गया है। बी में कह रहा है कि मेथनोजन को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यह भी सही है। सी में कह रहा है कि गैस रसदानियाँ हरित जीवाणु होते हैं, यह भी सही है। डी में कह रहा है कि बड़ी केंद्र की रसदानियाँ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है केंद्रीय रसदानियाँ होती हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बड़ी केंद्र की रसदानियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो है गलत मिलाया गया क्योंकि बड़ी केंद्र की रसदानियाँ जो है पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा।
फिर आगे देखेंगे, कह रहा कि गलत कथन चुनिए। ए में कह रहा है साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है। तो दोस्तों सही बात है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें जो फ्लैजेल सेल होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है। बी में कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित, ठीक है, सूक्ष्म जीव है, यह भी सही है। तो माइकोप्लाज्मा इसको जो है पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोस्तों क्या होता है, जो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है यह जो है ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है और यह जो है भित्ति रहित सूक्ष्म जीव होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, तो यह भी सही है। सी में कह रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, यह भी करेक्ट है। डी में कह रहा है कि रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं। तो दोस्तों जो पिलाई और जो फिम्बरी होते हैं ये चिपकने के लिए होते हैं, ठीक है, उसकी गतिशीलता के लिए नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट जो है। तो आपको इसमें जो है इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना था। तो आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है। तो दोस्तों जो जल अपघटनी एंजाइम होता है वह लैन का या लाइसोसोम में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये दोनों अर्धस्वायत्त अंगक हैं। तो दोस्तों अर्धस्वायत्त अंगक ये दोनों होते हैं क्योंकि इसमें डीएनए उपस्थित होता है और यह प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का जो है इसमें पूरा जो है प्रोटीन संश्लेषण जो है प्रणाली पूरी चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो सही है, अर्धस्वायत्त अंगक होते हैं दोनों। बी में देखिए कह रहा है कि पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है। इतनी तक तो बात सही है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। तो दोस्तों जो अभाव लिखा है ये बात गलत कहा है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली इसमें चलती है। तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन बी में जो है अभाव लिखने की वजह से बी भी क्या है, गलत हो गया है। इसमें से ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक के लिए, जबकि बी ऑप्शन क्या है, गलत है यानी रॉन्ग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अब जो है नीट में पूछे जा रहे हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से लगाना है। फिर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि तारक केंद्रों, तर्करूपी रेशों और क्रोमैटिन के। बी में कह रहा है कि तारकायों, न्यूक्लियोसोम और तारक केंद्रों के। सी में कह रहा है कि पश्चिमाभों, कसाबों और प्राक्षिकायों के। डी में कह रहा है तर्क रूपी रेशों, तारक केंद्रों और पश्चिमाभों के। दोस्तों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यानी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो इनका कंपोजिशन होता है यह तर्क रूपी रेशों, तारक केंद्रों और पश्चिमाभों से मिलकर बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक केवल सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो दोस्तों जो लाइसोसोम होता है यानी लैन काय कहते हैं, यह क्या होता है, यह सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जबकि केंद्रक, हरितलवक और सूत्रकणिका ये सभी डबल लेयर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, मीजोसोम भी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। डी में कह रहा है कि केंद्रक आवरण। तो दोस्तों चूंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसलिए केंद्रक का जो आवरण भी होता है एब्सेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कॉलम के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों जो थैलाकॉइड है इसको तीसरे से मिलाइए, क्योंकि यह जो है स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली में कोष होते हैं जिसको ग्रेना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए को तीसरे से मिलाएंगे। बी में कह रहा है क्रिस्टी। तो दोस्तों क्रिस्टी जो होती है यह
माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन में F1 कण होता है तो वहाँ पाई जाती है, तो बी को आप चौथे से मिलाएंगे। सी में दिया है सिस्टर्नी, तो दोस्तों जो सिस्टर्नी होता है यह गाल्जी उपकरण में डिस्क नुमा कोष होता है, तो सी को आप पहले से मिलाएंगे। डी कह रहा क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन जो होता है यह डीएनए की संगठित संरचना होती है, तो डी को दूसरे से आप मिलाएंगे। तो ए को तीसरे से, बी को चौथे से, ठीक है, सी को दूसरे से और डी को सी को दोस्तों पहले से मिलाएंगे। तो ए का आपका तीसरा हो गया, बी का आपका हो गया चौथा, सी का जो है पहला और डी का जो है दूसरा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है झिल्ली युक्त कोशिकांग अंगक हैं। तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है वह जो है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसमें कोशिका कला का अभाव होता है। तो जिस ऑप्शन में राइबोसोम दिया है वो ऑप्शन नहीं सही है। तो ऑप्शन ए में देखिए राइबोसोम दिया है, जो है ऑप्शन बी में राइबोसोम दिया है, ऑप्शन सी में नहीं दिया है, ऑप्शन डी में भी राइबोसोम का जिक्र है। तो दोस्तों जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, लाइसोसोम, गाल्जी एपर्चस और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो है कोशिकांग जो है झिल्ली युक्त होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देंगे 20, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं गिरा होता। तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है यह नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए किसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो आप कहेंगे राइबोसोम, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर और जो एकल प्रकार के एकलक से बना है किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको सूक्ष्म तंतु कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तंतु जो होता है ये इसका व्यास जो होता है 6 नैनोमीटर होता है, जबकि सूक्ष्म नलिकाओं का व्यास जो है लगभग 24 नैनोमीटर होता है, जबकि अंतःतंतु तथा लैमिन की जो व्यास होती है लगभग 10 नैनोमीटर होती है। तो 6 नैनोमीटर के व्यास की कौन होती है, सूक्ष्म तंतु, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। 22 में कह रहा है कि जल में रखी एक कोशिका का प्रासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों जो प्रासरणीय फैलाव होता है कोशिका के अंदर वह वैक्यूल्स या रसधानियों द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है, जो है सही है। आगे देखेंगे कह रहा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों इसको सही मिलान करना है। तारक केंद्र देखिए कह रहा है कि तारक केंद्र, तो तारक केंद्र जो होता है यह पश्चमाभ या कसाब की आधार काय होती है, तो ए को आप मिलाएंगे चौथे से। बी में कह रहा कि पढ़हरिम, तो दोस्तों जो पढ़हरिम या क्लोरोफिल होता है यह थैलाकॉइड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको बी को दूसरे से मिलाएंगे। सी में कह रहा है क्रिस्टी, तो दोस्तों जो क्रिस्टी होती है ये सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन में पाई जाती है, तो सी को पहले से मिलाएंगे। डी में कह रहा राइबोजाइम, तो दोस्तों जो राइबोजाइम होता है इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, तो डी को तीसरे से आप मिलाएंगे। यानी ए को चौथे से, बी को दूसरे से, सी को पहले से और डी को तीसरे से आप मिला दीजिए और इसको उत्तर जो है आप चुन लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंग अपने कार्य से सही मिलाया गया है। तो दोस्तों ये केंद्रक दिया गया है, उसके जो बगल में जो है आपका ER इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है दिखाए गए हैं। आपको जो है ध्यान से देखना है और इसमें जो आपकी नलिकाएं निकल रही हैं इसको कहते हैं गाल्जी बॉडी। तो आपको सही उत्तर इस चित्र को देखकर ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन्स का बनना है। तो दोस्तों जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम पाया जाता है ER पर, और इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन ए तो गलत मिलाया गया है। बी में देखिए कह रहा है कि गाल्जी एपर्चस प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि जो गाल्जी एपर्चस होता है इसका काम है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करना।
तो बी ऑप्शन गलत है। सी में देखिए कह रहा कि गाल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड्स का बनना है। तो दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि गाल्जी एपरेटस जो होता है ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो दोस्तों जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम की उपस्थिति होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में जो है भाग लेता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आपका जो डी ऑप्शन जो है दोस्तों कह रहा है वो सही है। ठीक है। अगर गाल्जी एपरचस पूछता तो गाल्जी एपरचस में जो है ग्लाइकोलिपिड्स और यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स और फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। ये नीट 2013 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 25 में देखिए कह रहा है कि गाल्जी संप्रेष यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो मुख्य भूमिका होती है उसको देख लेते हैं। ए में कह रहा है कि प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देने में। बी में कह रहा है कि प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेटों के पाचन में। सी कह रहा है ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंगक के रूप में। डी में कह रहा है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों को ग्लाइकोसाइडेशन में। दोस्तों जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसका प्रमुख भूमिका होता है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइडेशन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 26 नंबर कह रहा है कि वसा यानी लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है। तो दोस्तों जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह दो प्रकार का होता है, RER और SER। जो RER होता है यह ER पर जब राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसको जो है खुदरी अंतःप्रदर्पी जलिका कहते हैं। इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तथा जो दूसरा प्रकार होता है उसको SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको चिकनी अंतःप्रदर्पी जलिका कहते हैं। इसका काम है वसा यानी लिपिड का संश्लेषण करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा SER, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ई कोलाई यानी स्टेचिया कोलाई जो होता है तथा क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये कौन सा एक भिन्न नहीं है। इस चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा जो है दोनों के लिए भिन्नता नहीं यानी दोनों में उपस्थित होता है। दोस्तों जो ई कोलाई होता है इसको प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखेंगे, जबकि क्लेमाइडोमोनास को यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों जो राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है दोस्तों इसमें 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि राइबोसोमों के विषय में कौन सी एक बात सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जिसमें S अक्षर अवसादन गुणांक बताता है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि ए राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों के बने होते हैं। तो दोस्तों जो राइबोसोम होते हैं यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों के बने होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी में देखिए कह रहा है कि ये केवल सूक्ष्म केंद्र की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। डी में कह रहा है कि ये कुछ RNA के स्वसंबंधी इंट्रॉन होते हैं। दोस्तों यह भी गलत दिया गया है। तो इसका जो 28 का करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। जो राइबोसोम होते हैं यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों के बने होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या हरितलवक जो होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह किसी भी सेल की एक ऑर्गेनेली यानी अंगक होती है, और इसके अंदर भी इस अंगक के अंदर भी राइबोसोम उपस्थित होता है। तो अंगक के भीतर अंगक जो होता है यह राइबोसोम जो है उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
इसको आपको ध्यान में रखना है। 31 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा कि थैलाकॉइड चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो थैलाकॉइड होता है ये हरित लवक जो है में पाया जाता है। तो इसका जो सही व्याख्या किया गया है, सही इसमें ढूंढना भी है, तो आपका 31 में जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, कह रहा कि उसी में सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्र सक्रिय आरएनए का संश्लेषण के स्थान होते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। सी में कह रहा कि राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट पर होने वाले बड़े 80S तथा साइटोप्लाज्म में होने वाले छोटे 70S के होते हैं। दोस्तों जो राइबोसोम होता है यह क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का होता है, तो ये जो है गलत मिलाया गया है। डी में कह रहा है कि लाइसोसोम लगभग 8.5 pH पर सर्वोत्तम सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो लाइसोसोम होता है ये एसिडिक जो है pH पर कार्य करता है, जबकि 8.5 क्या है, एक बेसिक जो है pH है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जो लाइसोसोम होता है ये एसिडिक जो है नेचर पर कार्य करता है। तो ये ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। यानी इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या है। तो दोस्तों जो हमारा गाल्जी एपर्चस होता है यानी गाल्जी उपकरण जो होता है यह ग्लाइकोप्रोटीन्स तथा ग्लाइकोलिपिड को बनने का जो है प्रमुख स्थल होता है। और यह कई बार दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चंस को ये बार बार ये पूछता है घुमा घुमा कर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा कि कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है। तो दोस्तों जो पेप्टाइड का संश्लेषण होता है ये राइबोसोम के अंतर्गत होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। फिर आगे देखेंगे 34 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक झिल्ली तंत्र के भाग के रूप में मान्य नहीं है। तो दोस्तों लाइसोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और रिक्तिका ये जो है आंतरिक झिल्ली तंत्र के रूप में माने जाते हैं। तो ये तीनों तो आपके सही हो गए। सी में कह रहा प्राक्सीसोम। तो दोस्तों जो प्राक्सीसोम होता है ये आंतरिक झिल्ली तंत्र के रूप में नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 कह रहा है वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियोसोम होता है यह जो है जब इसको देखा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से तो यह माला के मनके जैसी जो दिखाई पड़ती है। तो जो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को उसके 4 अंकित भागों ए, बी, सी तथा डी के साथ सही जो है दर्शाया गया है और इसको मिलान करना है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर चित्र में एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो है फिगर देखिए दिख रहा है। तो आप इसमें देखिए डी, बी और ए, सी लिखा हुआ है। इसको आपको देखना है कि इसमें करेक्ट जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है ए में कि भाग ए मैट्रिक्स श्वसन श्रृंखला एंजाइम के लिए मुख्य स्थल है। तो दोस्तों जो ए है यह श्वसन श्रृंखला के लिए ये मुख्य स्थल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो श्वसन श्रृंखला जो होता है वह F1 कण पर होता है, ऑक्सीसोम में होता है। तो आपको यहाँ पर जो है ये तो गलत मिलाया गया है। बी में कह रहा है कि भाग डी बाहरी झिल्ली है, बिल्कुल सही बात है। यह विपाटन द्वारा अंतः झिल्ली की उत्पत्ति करता है, तो ये तो गलत हो गया। सी में कह रहा है कि भाग बी आंतरिक झिल्ली है, ठीक है। यह अंतर्वलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सी ऑप्शन कह रहा है ये करेक्ट कह रहा है, क्योंकि जो बी है वो आंतरिक झिल्ली है और यही जो है आगे चलकर जो है क्रिस्टी का निर्माण करती है, जिसको F1 कण कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जो है सही है। फिर आगे देखेंगे 37 में कि प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ रहा है दोस्तों कि यह जो है किसकी बनी होती है। अब इसको देख लेते हैं। ए में कह रहा है कि प्रोटीनों की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। बी में कह रहा है प्रोटीनों की जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर में अंतः स्थापित होते हैं। सी में कह रहा कि प्रोटीनों की जो कार्बोहाइड्रेट की बनी एक द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। डी में कह रहा कि फास्फोलिपिड की जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंतः स्थापित होती है। तो दोस्तों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह जो है फास्फोलिपिड की बनी होती है और जो है यह प्रोटीन के जो है बाई लेयर जो है अंतः स्थापित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी एक संरचना है जो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है। तो दोस्तों एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए जो अभिगमन मार्ग का काम करता है वह प्लाज्मोडिस्मेटा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा। 39 कह रहा है कि कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है। तो दोस्तों किसी भी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वह किसी भी मुख्य क्रिया का स्थल होता है। जो विभिन्न प्रकार के जो वाइटल एक्टिविटीज होते हैं उसका प्रमुख स्थल होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर 40 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक होता है इसमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी डी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जलिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो कोशिका का कंकाल होता है यह जो है किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जलिकावत रचना होती है जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। 43 कह रहा दोस्तों कि प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो प्लाज्मोडिस्मेटा होता है यह संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 44 नंबर कह रहा है कि मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो दोस्तों जो मिडिल लेमिला होती है यह कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा। 45 नंबर कह रहा है कि अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण केवल इसके भीतर ही होता है। तो दोस्तों जो अंकुरणशील बीजों में वसा अम्ल का जो डिजेनरेशन होता है यह ग्लाइऑक्सिसोम के अंतर्गत होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फिर आगे देखेंगे 46 नंबर, राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती हैं। दोस्तों जो राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती हैं यह मैग्नीशियम से जो है जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 47 नंबर कह रहा है पादप कोशिका में रिक्तिका जो है क्या होती है। तो रिक्तिका जो है ऑप्शन ए में कह रहा है कि झिल्ली नहीं होती है तथा उसके भीतर हवा भरी रहती है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो आपकी रिक्तिका होती है उसको टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। तो ये तो गलत हो गया। बी में कह रहा है कि झिल्ली नहीं होती, तो ये भी गलत है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन कह रहा है कि झिल्ली पर सीमित होती है तथा उसके भीतर भंडारित प्रोटीन्स एवं लिपिड होते हैं। तो सी भी गलत है। डी में कह रहा है कि झिल्ली पर सीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आगे देखेंगे 48 नंबर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, जिसे फ्लिप फ्लॉप गति कहा गया है, के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों जो लिपिड होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप गति होती है, जबकि जो प्रोटीन्स होता है इसमें फ्लिप फ्लॉप जो है गति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि ऑप्शन डी में देखिए कह रहा है कि लिपिड प्राय फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि प्रोटीन्स नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 49 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है। तो दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो है प्रोलीन्स जो है से मिलकर नहीं बना होता है। तो प्रोलीन्स इसका जो है सही ऑप्शन होगा। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी। अब आगे देखेंगे दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इसमें से गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो सही है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी बड़ा पाया जाता है। बी में कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है। तो बी भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलाकॉइड झिल्ली में परिसीमित एक भीतरी कक्ष थैलाकॉइड गुहा होती है। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलाकॉइड नहीं पाए जाते हैं। तो सी क्या है, इनकरेक्ट है। डी में कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। तो डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सी जो है इनकरेक्ट मिलाया गया है। आगे देखेंगे 51 को कह रहा कि जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है। ए में कह रहा परमाणु स्तर, बी में कह रहा उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर, सी में कह रहा कोशिकीय स्तर, डी में कह रहा जीव स्तर। दोस्तों जो जैविक संगठना का स्तर होता है यह उप सूक्ष्मदर्शी तथा आणविक स्तर का होता है। तो 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 52 में देखिए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में कह रहा है कि बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, बिल्कुल गलत बात। बी में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतर स्थापित होते हैं, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि ETS जो होता है वो उसके आंतरिक झिल्ली में अंतर स्थापित होता है। तो बी भी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि भीतरी झिल्ली अत्यधिक कुंडलित होती है और अंतर्वलनों का एक क्रम बन जाता है। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। डी में कह रहा कि बाहरी झिल्ली एक छलनी जैसी होती है, बिल्कुल गलत बात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 53 नंबर कह रहा कि कोशिकाओं के अध्ययन में एक मुख्य अध्ययन पद्धति इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास से शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी था यह जो है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के जो किरणपुंज थे वह तरंगदैर्घ्य के फोटॉनों के तरंगदैर्घ्य से बहुत अधिक थे। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग ज़्यादा हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा कि पश्चिमाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा कि पश्चिमाभों का संगठित विस्पंदन कैल्शियम आयनों के झिल्ली के पार प्रवाह द्वारा नियंत्रित रहता है। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम आयन के बजाय यहाँ पर पोटेशियम होना चाहिए था, ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो है बी में कह रहा कि पश्चिमाभ रोम सदृश कोशिकीय उपांग होते हैं, बिल्कुल सही बात। सी में कह रहा कि पश्चिमाभ की सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, भी सही है। डी में कह रहा कि पश्चिमाभ में 2 एकल सूक्ष्म नलिकाओं का घेरा हुआ 9 दोहरी सूक्ष्म नलिकाओं का एक बाहरी वलय बना होता है, यह भी जो है करेक्ट है। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। 55 नंबर कह रहा है कि सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों जो सेंट्रोमियर होता है ये गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर गति के लिए जो है आवश्यक होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 56 में कह रहा है कि व्यापक रूप में स्वीकृत तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्लियाँ अर्ध तरल होती हैं, जहाँ लिपिड तथा समाकल प्रोटीन यादृच्छिक रूप से विसरण कर सकते हैं
हाल ही के वर्षों में इस मॉडल में अनेक प्रकार से रूपांतरण किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रोटीन्स लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियाँ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लिपिड होता है वह फ्लिप फ्लॉप गति कर सकता है, जबकि प्रोटीन्स नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों करते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आगे के ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अनेक प्रोटीन्स लिपिड द्विपरत के भीतर पूर्णतः अंतः स्थापित बने रहते हैं। तो दोस्तों जो प्रोटीन्स लिपिड होते हैं ये द्विपरत के भीतर पूर्णतः अंतः स्थापित बने रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बाई लेयर होते हैं, यह भी सही है। सी में कह रहा है कि कोशिका झिल्लियों के भीतर के प्रोटीन्स लिपिड द्विपरत में चल सकते हैं, यह भी सही है। डी में कह रहा है कि प्रोटीन झिल्ली के कुछ खास भागों में ही परिसीमित बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यह भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट होगा, बाकी सभी सही हैं। 57 नंबर कह रहा है क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जो हरित लवक होता है यह इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है यह उसके ग्रेना में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है ए जो है करेक्ट होगा। फिर आगे देंगे 58 नंबर। एक विद्यार्थी का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसमें 10x IPS तथा 45x ऑब्जेक्टिव है से कोशिका संरचना का अध्ययन करना चाहता है। सर्वाधिक संभव विभेदन प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश से अध्ययन किए जाने वाली वस्तु को प्रदीप्त करना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नीला होगा, तो नीले रंग से जो है प्रदीप्त करने के लिए चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे देंगे 59 नंबर। क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एटीपी संश्लेषण का रसोप्रासरणी सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन प्रवणता होगा। तो एटीपी के संश्लेषण के लिए जो है प्रोटॉन प्रवणता जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है रहता है, जो रसोप्रासरणी सिद्धांत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। 60 नंबर कह रहा है कि वह कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए नए संश्लिष्ट प्रोटीनों का रूपांतरण करना एवं उन्हें उनके लक्ष्य स्थानों तक मार्ग प्रदान करता है? दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वह कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए नए संश्लिष्ट प्रोटीनों का रूपांतरण करना एवं उन्हें उनके लक्ष्य स्थानों तक जो है मार्ग प्रदान करना है? तो दोस्तों जो अंतःप्रदर्पी जलिका होता है यह जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होता है, क्योंकि इसको जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें RNA पाया जाता है और वही प्रोटीन के रूपांतरण में उसकी मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है तब माल्टोज का फार्मूला क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया था। जितने भी डाईसाइक्राइड होते हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सभी का फार्मूला सेम होता है, यानी C12H22O11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों जो मिडिल लैमिला होता है इसके लिए कैल्शियम जो है इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सुकेंद्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है गाल्जी का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो है नीट 2020 में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन जो है ये घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों एक क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों जो हमारा सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके F1 कण पर ऑक्सीसोम पाया जाता है जिससे एटीपी जो है बनाया जाता है,
तो यह जो है विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, यानी सूत्रकणिका। दोस्तों ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, अंतः झिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित हैं। तो ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो सूत्रकणिका और जो हरित लवक होता है दोस्तों, यह जो है अंतः झिल्ली तंत्रिका में जो है इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन ए में देखिए सूत्रकणिका दिया गया है, ऑप्शन बी में भी सूत्रकणिका है, ऑप्शन जो है डी में भी सूत्रकणिका है। तो ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है अंतःपद्रव्य झिल्लिका, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लैंका एवं रसधानी। तो इनको जो है दोस्तों अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2001 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस नीट में जो है पूछे गए थे, हमने 1 बाय 1 करके पूरा क्वेश्चंस को दोस्तों इसमें कवर किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आ गई है तो दोस्तों इसको जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है हेल्प हो सके। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।